चलिए, तो लास्ट चिल्ड्रन हमने फॉरेन एक्सचेंज के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था, कैसे रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमिन होता है, कैसे सो कॉल्ड हम करेंसी को एक्सचेंज करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, कैसे पूरा ये एक्सचेंज का सिस्टम स्टार्ट हुआ था परचेजिंग पावर पैरिटी से मिंट पैरिटी, फिर आज डिमांड एंड सप्लाई चलता है। तो ये सारी बातें हमने पढ़ ली थी प्रीवियस लेक्चर्स में। एंड देयर आफ्टर हमने पढ़ तो लिया है डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन, बट इसको एक बार यहां से फॉर्मली फिर रिवाइज कर लेते हैं। टेक एन एग्जांपल कि 55 रुपी इक्वल्स टू $1 चिल्ड्रन, ये एक्सचेंज रेट चला करता था, बट नाउ इट हैज बिकम 70 रुपी इक्वल्स टू $1। तो अब हमें ज्यादा रुपी देना पड़ेगा सेम डॉलर को एक्सचेंज करने के लिए। सो रुपी टेंड्स टू बी बच्चों a weaker currency or a stronger currency? weaker currency. weaker currency, because आपको ज्यादा रुपी देना पड़ रहा है। लॉजिक समझ में आ गया? आपको पहले एक चेयर को लिफ्ट करने में 5 सेकंड लगते थे, अब आपको 25 सेकंड लग रहे हैं, मतलब आप थोड़े वीक हो चुके हैं, इसलिए एफर्ट ज्यादा करना पड़ रहा है। सिमिलरली चिल्ड्रन, 55 रुपी इक्वल्स टू $1 था एंड नाउ इट हैज बिकम 50 रुपी इक्वल्स टू $1। अब आप 2 सेकंड में ही कुर्सी झट से उठा ले रहे हैं, तो आपके अंदर स्ट्रेंथ ज्यादा आ गई है। सो नाउ रुपी टेंड्स टू बी अ स्ट्रॉन्गर करेंसी। लॉजिक समझ में आ गया? जब ये ऑटोमेटिक होगा तो डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन, और जब दो कंट्रीज के हेड ऑफ द स्टेट, जनरली फॉरेन मिनिस्टर्स ही करते हैं बातें, जब वो ये काम करेंगे तो आपका जो डेप्रिसिएशन है ये बन जाता है डीवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन बन जाता है रीवैल्यूएशन। गॉट इट क्लियर? और अब ये सिस्टम डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंगली जो चलता है तो हम उसे बोलते हैं फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज। गॉट इट? तो सबको ये बात समझ में आ गई, व्हाट इज डिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन एंड व्हाट इज डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन। देखिए लिखा भी है ना, बोथ रिवैल्यूएशन एंड डिवैल्यूएशन आर डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। लॉजिक समझ में आ गया? चलिए, Yes sir. तो डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन के डिफरेंसेस मैं आपको बता देता हूं। एक तो सिमिलैरिटी है भाई, दोनों में हमारा जो रुपी होगा दैट हैपेंस टू बी अ वीकर करेंसी। लॉजिक समझ में आ गया? बट ये वीकनेस कुछ हद तक बहुत अच्छी है। कैसे अच्छी है? जब आप वीक हो जाएंगे तो आप घूमने टहलने नहीं जाएंगे, आपके पापा मम्मी के पैसे बहुत खर्च होंगे, आप घर में ही रहेंगे, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देंगे, तो दे विल फील हैप्पी, चलो अच्छा हमारे बच्चे को खांसी जुकाम सर्दी बुखार है, कम से कम घूमने नहीं जाएगा। फंडामेंटल इज क्लियर? तो जब डॉलर 55 से 70 का हो जाता है चिल्ड्रन, एक्सपोर्टर्स के लिए बल्ले बल्ले हो जाती है, वो ज्यादा एक्सपोर्ट करना चाहेंगे, और कंट्री में ऑटोमेटिकली इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं तो इंपोर्टर्स कम खरीदेंगे। ओके, खैर, तो ये बात सबको समझ में आ गई। डिवैल्यूएशन होगा तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन होगा, और ये मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई की वजह से ऑटोमेटिक होता है। अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट डिवैल्यूएशन फिक्स्ड की कैटेगरी में आता है और ये फ्लेक्सिबल की कैटेगरी में आता है। कुछ कॉमन सेंस क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी क्या होता है आपको पता है? इंपोर्ट्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इंपोर्ट्स विल डिक्रीज। लॉजिक समझ में आ गया? तो अगर गवर्नमेंट परेशान है, इंपोर्ट बहुत ज्यादा हो रहा था पिछले कुछ सालों तक, अब गवर्नमेंट बहुत खुश हो जाएगी क्योंकि जब महंगा हो गया डॉलर, ज्यादा रुपये आपको देना पड़ रहा है, तो ऑटोमेटिकली लोग इंपोर्ट कम करेंगे और एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे, तो इंडिया के अंदर पैसे आएंगे। तो जब ये सिचुएशन आएगी तो आपके ढेर सारे फॉरेन रिलेटिव्स इंडिया चले आएंगे आपसे मिलने के लिए। क्यों चले आएंगे सर? पिछले हफ्ते तक डॉलर 55 रुपी का हुआ करता था चिल्ड्रन, अब ये बढ़ के 62 रुपीस का हो गया। तो मौसा जी अगर $1000 लेके इंडिया आए तो वो कितना रुपी खर्च करेंगे? 55,000। और मौसी जब $1000 लेके इंडिया आई, शी वुड बी एबल टू स्पेंड हाउ मच? 62,000। समझ में आ गया? तो डिवैल्यूएशन इज गुड, वो एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देता है और इंपोर्ट्स को कम करता है। ओके, फॉरेन एक्सचेंज रेट इन इंडिया इज ऑन द राइज। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं। 70 रुपी इक्वल्स टू $1 था बच्चों। दो एग्जांपल्स दे रहा हूं, ए एंड बी। 64 रुपी इक्वल्स टू $1 एंड 78 रुपी इक्वल्स टू $1। ए एंड बी में कहां पे ये डेफिनेशन फिट बैठती है बच्चों? दैट फॉरेन एक्सचेंज रेट इन इंडिया
is on the rise recently. जब ये 70 से 64 हुआ या 78 हुआ? Yes, 78. इससे आप बोलेंगे डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिक है तो गवर्नमेंटल इंटरवेंशन था तो डिवैल्यूएशन। तो इससे अल्टीमेटली क्या होगा चिल्ड्रन? एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे तो हमारी कंट्री में प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बहुत ज्यादा होगा, यहां से ज्यादा सामान बाहर जाएगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो अल्टीमेटली व्हाट वील से एम्प्लॉयमेंट लेवल भी बढ़ जाएगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों की इनकम अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, वो ज्यादा कमाएंगे तो वो खर्चा भी, प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। डॉक्टर कहता है ना कि भाई ज्यादा खुशी भी अच्छी चीज नहीं है, हार्ट अटैक हो सकता है उससे भी, आपका ब्लड प्रेशर का रेट जो होगा वो बहुत बढ़ जाएगा और टाइफाइड। अब बच्चों जब एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, बट अगर इतने प्रपोर्शन में गुड्स का प्रोडक्शन नहीं बढ़ पा रहा है तो कंट्री में डिमांड वुड बी मोर देन सप्लाई एंड प्राइसेस महंगे हो जाएंगे चीजों के। इट विल लीड टू व्हाट? तो जब इन्फ्लेशन होगा फॉरेनर्स हमसे खरीदना बंद कर देंगे। व्हाट इट क्लियर? तो जब ज्यादा भूचाल उचाल आता है ना तो ऐसा कुछ ऑटोमेटिक चलता है एनवायरनमेंट में जिससे वो एकदम ठीक हो जाए। ओके, तो एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, सब कुछ बढ़ेगा, फिर इन्फ्लेशन आने लग जाएगा। जब इन्फ्लेशन आएगा तो हमारे गुड्स महंगे हो जाएंगे, तो क्या फॉरेन कंट्री के बायर्स हमसे गुड्स खरीदेंगे बच्चों? वो हमसे गुड्स बिल्कुल भी नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे? क्योंकि हम उनके लिए बहुत महंगे हो गए। जब हम महंगे हो गए तो वो गुड्स किसी और कंट्री से खरीदेंगे। इन दैट केस वो हमसे खरीदने आएंगे नहीं। जब हमसे वो खरीदने आएंगे नहीं तो हमारे ऊपर उनकी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। तो कहेंगे सॉरी, अब हम आपसे नहीं लेना चाहते कोई भी सामान, ये वो XYZ। तो व्हाट विल हैपन इन इंडिया चिल्ड्रन? गुड्स का प्रोडक्शन तो हो रहा है बट बायर है ही नहीं, डोमेस्टिक बायर्स खरीद रहे हैं, फॉरेन बायर्स भाग गए, सप्लाई बढ़ेगी। सप्लाई बढ़ेगी, prices will fall down and it will result into what? Deflation. Deflation हो जाएगा। समझ में आ गया? डिफ्लेशन हो जाएगा, फिर वो हमसे खरीदने लग जाएंगे। तो जीवन का चक्का गोल है और ये चलता रहता है। अंडरस्टूड दिस एवरीबॉडी? कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। क्लियर? Vedika, any query? Richard, Maya, any query? Navya, Divanshi, No, any sir. query? People on the hot seat, any query? No sir. How depreciation of a currency promotes exports? मैं अभी तक कोई ढपली तो बजा नहीं रहा था, मैं यही आपको समझा रहा था। ओके, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ राइज इन एक्सचेंज रेट। एकदम सेम है, नेशनल इनकम की बात करते हैं। अभी अभी मैंने जो एग्जांपल दिया उसमें सब कुछ कवर हो गया। अभी तक हमारा एक्सचेंज रेट लेटस से टिल 20th जनवरी ये था बच्चों। 22 तारीख को ये हो गया एंड चिल्ड्रन रिपब्लिक डे के बाद ये हो गया। तो जब 78 रुपये हो जाएगा तो हमारे एक्सपोर्टर्स ज्यादा कमोडिटी विदेशों में बेचना चाहेंगे। हर एक्सपोर्टर जो $1000 का सामान 20 तारीख तक बेचता था 70,000 रुपीज मिलता था। 22 तारीख को उसने बेचा तो 64,000 मिला, 26 तारीख को बेचेगा तो 78,000। तो जब पैसे आएंगे ज्यादा, क्या करेगा वो बिजनेसमैन? इंडिया में और फैक्ट्री सेटअप करेगा और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा। जिन लोगों को एम्प्लॉय किया जाएगा उनको और सैलरीज मिलेंगी, बिजनेस कम्युनिटी का प्रॉफिट बढ़ेगा। सैलरी मिलेगी तो वो लोग जो सैलरी अर्न कर रहे हैं वो अपने बच्चों को महंगे स्कूलों में पढ़ाएंगे, वो शॉपिंग पे ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, नई एक्सपेंसिव कार्स खरीदेंगे, कार की डिमांड बढ़ेगी, स्कूल्स की डिमांड बढ़ेगी, शॉपिंग में खरीदे गए गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी, तो इनके भी नए बिजनेस सेंटर सेटअप हो जाएंगे। जिस शहर से अभी तक 100 कार्स पर मंथ की डिमांड आ रही थी, 300 कार्स की डिमांड आने लग गई, शोरूम्स भी और खुल जाएंगे, कार कंपनीज अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगी, वो लोग भी वहां पे ज्यादा लोगों को हायर करेंगे, तो ओवरऑल कंट्री वुड ग्रो। ज्यादा लोगों की कमाई बढ़ जाएगी, जो लोग पहले अनएम्प्लॉयड थे वो एम्प्लॉयड हो जाएंगे, तो ओवरऑल इनकम बढ़ेगी, तो अल्टीमेटली नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री विल आल्सो इंक्रीज। सुनाई पड़ गई बात? यस सर। चलिए, तो जब कंट्री का करेंसी का डिवैल्यूएशन होता है, डेप्रिसिएशन होता है, एनआई बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? एक्सपोर्ट बढ़ते हैं। आगे की कहानी सुना दी आपको। अंडरस्टूड? अब एग्जाम में केस स्टडी कैसे आती है, एक एग्जांपल है। यूएस हैज अक्यूज्ड चाइना of currency devaluation to promote its
एक्सपोर्ट्स, ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं कि इंडिया, हम चाइना की बात नहीं करते, वी टेक द एग्जांपल ऑफ इंडिया एंड यूएस, ठीक है। मान लेते हैं चिल्ड्रन दिसंबर 22 में इंडिया और यूएस का जो एक्सचेंज रेट था, लेट अस से इट वाज 74 रुपी इक्वल्स टू $1। अब इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे ना एक्सपोर्ट्स बढ़े, तो इंडियन गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? हाथ जोड़ेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो बिडेन साहब के सामने? बिल्कुल नहीं। वो क्या कहेंगे? अब $1 जो है 96 रुपीस का है। इससे 2-3 फायदे होंगे। वो इंडियंस जिनको ऑफर लेटर मिलेगा यूएस जाके नौकरी करने का, वो क्या बोलेंगे? यस। यहां पे वो सोच रहे थे और यहां पे वो यस बोलेंगे। क्यों यस बोलेंगे? पहले उनको क्या लग रहा था, भाई अगर $10,000 तनख्वाह मिल भी जाती है, खैर $10,000 बहुत ज्यादा तनख्वाह होती है, इतनी नहीं मिलती जनरली अमेरिका में, मान लीजिए चलिए $10,000 मिल रहा है, तो जब आप $10,000 को 74 रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो कितना पैसा हो जाएगा? ये 7,40,000। वो इंडियन सोच रहा था 7,40,000 मिलेगा, मेरे को लगभग 5 लाख रुपए तो इंडिया में ही मिलता है, वहां जाऊंगा 50% हाइक तो है, बट खर्चा भी हो जाएगा, यहाँ एटलीस्ट मैं अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा हूँ। सोच ही रहा था बेचारा। जनवरी में मोदी जी ने जयशंकर जी को बोला, भाई एक न्यूज आइटम दे दो कि कल से डॉलर का प्राइस 96 हो गया। तुरंत उस इंसान ने यस बोल दिया उस कंपनी को, क्योंकि अब लगभग उसकी इनकम 5 लाख से 960 लगभग डबल ही हो गई एक तरह से देखा जाए तो वहां जाएगा तो वहां से अपने पेरेंट्स को पैसे भेजेगा। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? प्लस जितने लोग दिसंबर में एक्सपोर्ट किया करते थे गुड्स यूएस को, चिल्ड्रन लेट अस से 1 लाख करोड़ डॉलर का एक्सपोर्ट था, तो बदले में कन्वर्ट होके कितना आता था? 74 लाख करोड़ रुपी। अब कितना आएगा? 96 लाख करोड़ रुपी। सामान वही है, सब कुछ वही है, सिर्फ हमको 25% एक्स्ट्रा रेवेन्यू, 30% एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिलने लग गया। तो अब हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, हमारे एक्सपोर्टर्स उनके ट्रेड फेयर्स में पार्टिसिपेट करेंगे, हमारे एक्सपोर्टर्स उनके कंट्री के लोगों को अट्रैक्ट करेंगे और ल्यूक्रेटिव स्कीम देंगे, क्योंकि उनकी कमाई बढ़ रही है। अभी तक हमारे एक्सपोर्टर्स कहते थे सामान तब भेजेंगे जब कैश पेमेंट होगा। अब एक्सपोर्टर्स को एक अट्रैक्शन देना है, 45 डेज का क्रेडिट ले लो हमसे। अमेरिकन इंपोर्टर बड़ा खुश है, पहले तो कैश पैसा देना पड़ता था तब सामान आता था इंडिया से, अब 45 डेज का क्रेडिट है, चलो इंडिया से सामान मंगवाते हैं, 35-40 दिन में यहाँ बिक जाएगा, फिर पैसे इंडियंस को दे देंगे। और जो अमेरिका की फैक्ट्रियां हैं चिल्ड्रन, वो कहती हैं कैश टेको, सामान ले जाओ। तो अब मान लीजिए आपके फूफा जी और मामा जी यूएस में बिजनेसमैन हैं, उनके सामने 2 अपॉर्चुनिटी है एंड दे आर द होलसेलर्स। तो वो यूएस फैक्ट्री से सामान खरीदते हैं, तो यूएस फैक्ट्री क्या बोलती है? कैश दो, सामान ले जाओ। इंडियन फैक्ट्री क्या बोल रही है मामा जी को? 45 दिन का क्रेडिट है। मामा जी विल डू व्हाट? वो कहेंगे भाई इंडिया से सामान खरीदते हैं, 35 दिन में सामान बेच लेंगे पूरा का पूरा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हमारी 0 है, सामान बिक के पैसा आएगा तब हिंदुस्तानी को भेज देंगे। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? इंडियंस को क्या लग रहा है? 74 का 96 मिल रहा है ना, 1/3 पैसा ज्यादा मिल रहा है ना, 4 में से 1 कस्टमर भाग भी जाएगा तब भी फायदा है, और जनरली भागता भागता कोई नहीं है। अंडरस्टैंडिंग? तो अल्टीमेटली अब यूएस विल इंस्टेड ऑफ अक्यूजिंग चाइना विल अक्यूज इंडिया, एंड इंडिया का मतलब हमारे प्रधानमंत्री साहब। समझ में आई बात कि नहीं? तो जब चाइना को यूएसए से मजा लेना होता है वो यही सब काम करता है, अपनी करेंसी डिवैल्यू करो ताकि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ें, क्योंकि हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए ये अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी है। समझ में आई बात कि नहीं? चिल्ड्रन एनी क्वेरीज ऑन दिस? समझ गए सब लोग? यस सर। हाँ, नहीं रीवैल्यू कैसे होगी वो तो हम ही करेंगे ना, जो करना है हम ही करेंगे। हाँ, क्वेश्चन उज्जवल जी का ये होना चाहिए था, इस पीरियड में फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के तहत यूएस बड़ा लिबरल हो जाए, क्योंकि ये 96 रुपी का डिसीजन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को तब लेना है जब उसके पास अबंडेंट डॉलर पड़े होंगे। अबंडेंट, जब उनके पास डॉलर है ही नहीं, क्या रिस्क लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे।
एंड दूसरी चीज, अमेरिकन सोशली वीक होने चाहिए, क्योंकि अगर अमेरिकन के सामने जो बिडेन साहब रोने लग गए, मेरी हाथ जोड़ के दरख्वास्त है आप लोग वहां मत जाइए, क्योंकि अगर आप वहां ट्रेड करेंगे, वहां से गुड्स खरीदेंगे, तो हमारी फैक्ट्रीज, हमारी होम इंडस्ट्री, हमारी डोमेस्टिक यूनिट्स मर जाएंगी, जहां पे आपके भाई भतीजे जॉब कर रहे हैं। लॉजिक समझ में आ गया? हमने जो आपके बच्चों को स्कूल में फ्री में पढ़ाने का बेड़ा उठाया है, हम उन फैक्ट्रीज से टैक्स लेते हैं और बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं। जब आप अमेरिकन फैक्ट्रीज से सामान ही नहीं खरीदोगे, उनका प्रॉफिट नहीं होगा, वो टैक्स नहीं देंगे, तो आपके बच्चे फ्री में पढ़ कहां से पाएंगे? अमेरिकन कह रहे हैं परेशान ना हो, हमारे बच्चे इंडिया में पढ़ रहे हैं जाके। अब लॉजिक समझ में आ गया? तो अपना पॉलिटिकल सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटिंग होना चाहिए, तभी आप दूसरे देश को परेशान कर सकते हैं। लॉजिक समझ में आया कि नहीं? पक्का? तो हम अभी बोल रहे हैं अपने इंडियंस को कि अगर $1 चाहिए तो कितना पैसा लेकर आओ? 96 रुपी। अमेरिकन को भी पता है कि अगर हम $1,00,000 लेकर हिंदुस्तान में दिसंबर में जाते थे तो हमारा इन्वेस्टमेंट 74 लाख का होता था, हम फैक्ट्री लगाते थे। अब हमारा इन्वेस्टमेंट 96 लाख का हो जाएगा। 74 लाख रुपीस में जब फैक्ट्री लगाते थे तो हम मैन्युफैक्चरिंग करते थे, जिसमें पैकिंग, ब्रांडिंग सब कुछ होता था, बट ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता था। 96 लाख में तो ट्रांसपोर्टेशन भी हो जाएगा। तो अमेरिकन मौसा जी ने अपने बच्चे को इंडिया में फैक्ट्री खुलवा दी। बट अगर आरबीआई के पास डॉलर ही नहीं है, आई रिपीट, आरबीआई के पास डॉलर ही नहीं है, ओके, तो क्या वो ये काम कर पाएगा? तब वो ये काम नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा सर? अरे भाई, जो लोग यूएस से आएंगे वो तो डॉलर लेके आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो इंडिया से यूएस जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात बच्चों, इंडिया से यूएस जाएंगे, उनको डॉलर कहां से मिलेगा? या तो आरबीआई से मिलेगा, या तो डायरेक्टली यूएस में ब्लैक मार्केट से ले लें। अगर ब्लैक मार्केट डोमिनेटिंग हुई तो आरबीआई की स्कीम फेल कर जाएगी पूरी की पूरी, क्योंकि फिर वहां से 80-85 में डॉलर चला आएगा, आरबीआई से कोई डॉलर लेगा नहीं। तो इसीलिए मैं शुरू से बोल रहा हूं आरबीआई को डोमिनेटिंग होना पड़ेगा। इतना क्रॉस चेक, इतना कंट्रोल, इतने स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने पड़ेंगे कि लोग बाहर से डॉलर ला ही ना पाए। एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग करनी पड़ेगी। किसी जमाने में आप पूछिएगा अपने पापा से, आपको बताएंगे, दुबई में एक्सपो लगता था चिल्ड्रन, ढेर सारे लोग वहां से एलईडी टीवी लेके आते थे, जो इंडिया में 1 लाख का एलईडी टीवी या 30,000 में मिल जाता था। ऐसा ही यूएस में भी होता है। जब यहाँ के कंपनीज को घाटा लगा कि भाई वहां से लोग ब्लैक फ्राइडे सेल में यूएस से, दुबई एक्सपो से सामान ले आते हैं, हमारा माल बिकता ही नहीं यहाँ पे, तो गवर्नमेंट ने कहा क्या करें? तो उन्होंने कहा कि भाई आप एयरपोर्ट पे चेक लगाइए, 1-2 यूनिट कोई लेके आ रहा है तो भाई समझ में आता है सेल्फ कंजम्पशन के लिए है। पता लगा मैं दुबई एक्सपो से लौट के आया घूम फिर के, 25 एलईडी टीवी ले आया। भाई 25 क्या करेंगे? रिश्तेदारों को गिफ्ट देना है। कस्टम ड्यूटी कहेगी ठीक है, कस्टम अथॉरिटी 20 रिश्तेदार हमें आपके, लाइए 20 टीवी जब्त करिए, और नहीं तो 100% की हमें इंपोर्ट ड्यूटी दीजिए, तब आपका टीवी रिलीज होगा। इतनी इंपोर्ट ड्यूटी देने के बाद उस टीवी का दाम इंडिया में बनने वाले टीवी के बराबर हो जाता था, इसलिए इंपोर्ट्स बहुत कम हो गए। नहीं तो पहले फ्री हुआ करता था और लोग लेके आते थे। तो कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम जितना डोमिनेटिंग होगा इंटरनेशनल स्मगलिंग में, उतना करेंसी पे डोमिनेंस होगा। बातें सुनाई पड़ी चलन? चलिए, सर तो इसी हिसाब किताब को मेंटेन करने के लिए हम इन ट्रांजैक्शंस का एक डेटाबेस बनाते हैं चिल्ड्रन, और उस डेटाबेस को बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है ये एकदम लेजर अकाउंट की तरह होता है। जितनी करेंसी आ रही है वो लेफ्ट साइड में, दैट इज क्रेडिट, और जितनी जा रही है वो राइट साइड में, दैट इज डेबिट। अब आप बोलेंगे सर लेजर में तो लेफ्ट डेबिट होता था और राइट क्रेडिट होता था, वो अकाउंटेंसी में होता है, इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं होता है। तो इनफ्लो ऑफ करेंसी वुड बी ऑन द लेफ्ट साइड, टाइटल्ड एज क्रेडिट आइटम्स। क्रेडिट क्यों बोलते हैं? अब जिन बच्चों ने अकाउंटेंसी बहुत ध्यान से पढ़ी है वो इस बात का मतलब जानते होंगे। क्रेडिट मतलब सैक्रिफाइस। आप सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो सामान आपकी कंट्री से जा रहा है। सुनाई पड़ी बात? आप सॉरी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यूज द रॉन्ग वर्ड, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सामान जा रहा है। सर्विस एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो सर्विस जा रही है और बदले में डॉलर आ रहा है। और डेबिट का मतलब क्या होता है ये भी सबको पता है, बेनिफिट। आप गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हैं तो सामान बाहर से आ रहा है और बदले में पैसा जा रहा है।
समझ में आ गई बात? ये भी चिल्ड्रन फर्दर डिवाइडेड है मल्टीपल पार्ट्स में. हाउ इट इज डिवाइडेड, लेट्स सी. सबसे पहला जो पार्ट है वो विजिबल आइटम्स का है. लॉजिक समझ में आ गया? दूसरा जो पार्ट है दैट इज ऑफ इनविजिबल आइटम्स. तीसरा जो पार्ट है, यहां पे एक पार्ट लेस क्लासिफाइड है जो मेरी डेफिनेशन में आता है. गॉट इट क्लियर? ये 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड है चिल्ड्रन, और ये 3 पार्ट्स एक्चुअली एक मेजर पार्ट के अंदर आते हैं, एंड दैट मेजर पार्ट इज करंट अकाउंट बेसिकली. तो मैं जरा इनकी नंबरिंग कर देता हूं तो आपके लिए इनको समझना बहुत आसान होगा. 1 2 3 4, मैं इसको बोलूंगा 5 6 as well as 7 8. आई लेट यू नो ये है क्या बेसिकली. ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे. 1 और 2 रिप्रेजेंट करेगा गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जिसे हम बोलते हैं बच्चों बैलेंस ऑफ ट्रेड. अगर कंट्री के अंदर आने वाले गुड्स ज्यादा हैं और जाने वाले कम हैं, इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम, तो इट इज कॉल्ड एज अनफेवरेबल. बट बच्चों जब एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है, देन इट इज कॉल्ड एज फेवरेबल. तो ध्यान देना है आपको, बैलेंस ऑफ पेमेंट 2 सेक्शंस में बटा होता है. वन इज कॉल्ड एज करंट अकाउंट, अदर इज कॉल्ड एज कैपिटल अकाउंट. जो रोजमर्रा की बातें होती हैं, रेकरिंग एक्टिविटीज, इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड इन करंट अकाउंट. कभी खुशी कभी गम, कभी कभी वाली बात होगी तो इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड इन कैपिटल अकाउंट. समझ में आ गया? पक्का? कंफर्म? चलिए मूविंग अहेड. देन चिल्ड्रन इनविजिबल आइटम्स की हम बात करने वाले हैं. इनविजिबल आइटम्स मतलब सर्विसेज. आप यूएस में जॉब कर रहे हैं और जो बिडेन साहब का भतीजा इंडिया में नौकरी कर रहा है, तो वो यहां से रुपी कमाकर यूएस भेजेगा. इट इज एंड यूएस में आप जॉब कर रहे हैं, आप वहां से पैसा कमा के इंडिया लेके आओगे. तो आपका इंडिया पैसा लाना इनविजिबल एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस. हिंदुस्तानी नौकरी वहां कर रहा है, सर्विस एक्सपोर्ट कर रहा है, और जो बिडेन साहब का भतीजा हिंदुस्तान में जॉब कर रहा है, यहां से वो पैसा लेके जा रहा है. हमने अमेरिका से नौकर लिया हुआ है तो इट इज इंपोर्ट, और हमारा बच्चा विदेश में जाके कमाई कर रहा है, इट इज एक्सपोर्ट. दिस इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन बैलेंस ऑफ इनविजिबल आइटम्स. समझ में आ गया? और बैलेंस ऑफ ट्रेड को आप बैलेंस ऑफ विजिबल्स भी बोलते हो. इतनी बातें समझ में आ गई? अब लोगों को जरा ध्यान देना है 5th and so called 6th में, and then children 7th and 8th में. ये है क्या, जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात. 5th and 6th की अगर हम बात करें चिल्ड्रन, तो इट इज रिलेटेड विद इनकम्स. आपके पापा ने अमेजॉन के शेयर्स खरीदे, माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स खरीदे. वो कंपनीज जब डिविडेंड देंगी तो यूएस में भी देंगी. आपके पापा ने इंडिया में शेयर खरीदा, उनको भी मिलेगा. लॉजिक समझ में आ गया? इसको बोलते हैं रिसिप्ट ऑफ इनकम. व्हाट? रिसिप्ट ऑफ इनकम. जेफ बीजोस साहब ने, टिम कुक साहब ने, और क्या कहते हैं जो बिडेन साहब ने, एंड व्लादिमीर पुतिन साहब ने, इन लोग ने रिलायंस के शेयर्स में पैसा लगाया. इन लोग ने एयरटेल, भारतीय एयरटेल के शेयर्स में पैसा लगाया, बीएसएनएल के शेयर्स में पैसा लगाया. जब ये कंपनीज इंडिया में डिविडेंड अनाउंस करेंगी, मेरे को आपको भी देंगी, इन्हें भी देंगी, तो पैसा कंट्री से जाएगा. इट इज नोन एज पेमेंट ऑफ इनकम. तो बाहर की कंट्री से डिविडेंड इंटरेस्ट आना इज रिसिप्ट ऑफ इनकम, और जाना पेमेंट ऑफ इनकम. मोदी जी गए थे अभी विदेश यात्रा पे और कुछ 1000-2000 करोड़ रुपए चंदा देके चले आए. इट इज नोन एज यूनिलैटरल और लेटरल पेमेंट्स. और व्लादिमीर पुतिन साहब हिंदुस्तान आए और 1100 करोड़ रुपए या 1100 रूबल्स, रशिया की जो करेंसी है, वो इंडिया को डोनेट करके चले गए. इट इज यूनिलेटरल रिसिप्ट बेसिकली. तो ये रोजमर्रा के काम 2 कंट्रीज के बीच में होते हैं चिल्ड्रन, एंड वी कॉल देम एज व्हाट? करंट अकाउंट. खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो ये सारा डेटा दैट इज 1 + 3 + 5 + 7 -2
+4 +6 +8 gives rise to what is known as बोका। बोका क्या होता है सर? मोका कॉफी सुनी थी हमने। बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। ओके, अगर आने वाला पैसा ज्यादा है, जाने वाला कम, फेवरेबल हो जाएगा। आने वाला कम है और जाने वाला ज्यादा, तो ये अनफेवरेबल हो जाएगा। तो समझ में आ गया व्हाट डज दिस बोका मीन्स? एनी मेनी डाउट चिल्ड्रन? पक्का? तो फेवरेबल एंड अनफेवरेबल। एनी क्वेरीज चिल्ड्रन ऑन दिस? नॉन रेकरिंग एक्टिविटीज का जो डेटा होता है चिल्ड्रन, इट इज कंपाइल्ड इन द सेक्शन टाइटल्ड एज कैपिटल अकाउंट। इसकी भी नंबरिंग कर लेते हैं तो समझना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। 9A 9B 9C एंड 9D सुनाई पड़ रहा है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट नजर आया? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट नजर आया? मैं यहां पे आपको एक चीज बताता हूं, ड्यूरिंग द सेशन पढ़ाते समय मैंने बताया भी था। एज ऑफ टुडे चिल्ड्रन, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जैसा कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। इट इज FPI, व्हाट? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ही एक चीज है। ये बहुत गलत पढ़ाया जाता है हमारे बच्चों को, पता नहीं क्यों पढ़ाया जाता है, भगवान जाने। मैं आपको कुछ लिख के एट द बॉटम दिखा रहा हूं। फॉरेन कंट्री से आने वाला सारा पैसा इंडिया के अंदर इज नोन एज इनफ्लो ऑफ FDI, और जो पैसा यहां से जाता है इट इज नोन एज आउटफ्लो। यहां पे चिल्ड्रन दो तरह के कंटेंट्स यूज होते थे, अब नहीं होते। अगर कोई भी फॉरेनर इंडिया पैसा लेकर आए और बिजनेस में इन्वेस्ट करे और वो सिर्फ इंटरेस्ट और डिविडेंड कमाने की ख्वाहिश रखता है, उससे कोई मतलब नहीं कि बिजनेस क्या हो रहा है। हम इसे नाम देते थे वेंचर कैपिटल, जो इकोनॉमिक्स की किताब में लिखा जाता है इन द नेम ऑफ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। खोपड़े में बात गई? पक्का? कंफर्म? ओ सॉरी चिल्ड्रन, सॉरी, मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया। डियोपॉलॉजीज। हम बाहर से पैसा लेकर आए और बिजनेस करने में हमारा इंटरेस्ट है। जैसे टोयोटा पैसा लेकर इंडिया में आया, फैक्ट्री लगाई किर्लोस्कर के साथ। सुजुकी पैसा लेकर आया, फैक्ट्री लगाई मारुति के साथ। सैनियो वाले पैसा लेके आए, फैक्ट्री लगाई BPL के साथ। सुनाई पड़ी बात? हम बिजनेस में पूरी दखल अंदाजी देंगे। ये है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। गलत शब्द है ये, गलत शब्द है ये। वेंचर कैपिटल होता है एक्चुअली। आपके मौसा जी US में रहते हैं और वो इंडिया में पैसा लगाते हैं। कहां पे? रिलायंस के शेयर में, SBI के शेयर में, MTNL के शेयर में। ही इज लीस्ट बॉदर्ड व्हाट द हेल मुकेश अंबानी इज डूइंग। उनको सिर्फ अपने डिविडेंड में इंटरेस्ट है बच्चों। दिस इज नोन एज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ड्यू अपॉलॉजीज, थोड़ा उल्टा कंटेंट निकल गया। दिस इज नोन एज चिल्ड्रन व्हाट? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप मेरे से कहें सर मेरे पास ना 500 करोड़ रुपए हैं, क्या करूं? मैं आपसे बोलूं कि भाई अभी तो आप स्टूडेंट हो, आपके पास ज्यादा समय तो है नहीं, आप Amazon और माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स खरीद लो और उनके डिविडेंड में इंटरेस्टेड रहो। इट इज व्हाट? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। यही जवाब जब आपके पापा मम्मी दादाजी चाचा जी चाची जी अगर मेरे से मांगेंगे तो मैं बोलूंगा भाई आप तो बिजनेसमैन हो और आपको बिजनेस के बारे में बहुत कुछ पता भी है, तो आप Amazon के साथ पार्टनरशिप कर लो और उनके बिजनेस में दखलंदाजी भी करिए और बिजनेस भी उनका बढ़ेगा, उन्हें प्रॉफिट, आपको ही प्रॉफिट। और जेफ बीजोस इस बात को लेकर तैयार है। इट इज वेंचर कैपिटल। तो मेरे पास अगर 51 रुपए हैं और मैं टिम कुक की फैक्ट्री में एप्पल मैकिंटॉश में पैसा लगाऊं और बिजनेस में सो कॉल्ड बराबर का हिस्सेदार तो नहीं, एक छोटा सा सो कॉल्ड शेयर होल्डर बनूंगा, बट बिजनेस डिसीजंस में पार्टिसिपेट कर सकता हूं, वेंचर कैपिटल। और अगर सिर्फ मैंने एप्पल के शेयर्स खरीद लिए, टू हेल्प विद इट, टिम कुक कौन सा आईफोन लॉन्च करने, मेरे से कोई मतलब नहीं, मेरे को डिविडेंड चाहिए। इट इज व्हाट चिल्ड्रन? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। सुनाई पड़ गई बात? समझ में? Yes, sir. पक्का? एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? कंफर्म? कंफर्म?
सो लेट्स कंटिन्यू, देयर वाज सम ऑडियो इशू। तो ये बात सबको समझ में आ गई, वेंचर कैपिटल और पोर्टफोलियो की जो हम लोग बात कर रहे हैं? Yes, sir. किसी की? तो आप अगर एज ऑफ टुडे बात करें तो देयर इज नथिंग कॉल्ड एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, बट क्योंकि बुक में ऐसा दिया तो आपको तो यही लिख के आना है। ओके, तो रियलिटी में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि कंट्री से बाहर से पैसा इंडिया में आए या इंडिया से पैसा बाहर जाए, हम बिजनेस में पूरी नाक अड़ाएंगे, अपनी पूरी टांग अड़ाएंगे, हमारे पास बिजनेस करने के राइट्स होंगे। बट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ पैसा लगाया हमने, हमारे पास डिसीजन मेकिंग राइट्स बिल्कुल भी नहीं है। तो एज ऑफ टुडे न्यू जनरेशन की बात करें तो इन दोनों चीजों को एफपीआई शब्द से रिप्लेस कर दिया गया है। ओके, व्हाट इज बोरोइंग? इंडिया ने यूएस से पैसा बोरो किया या हमने किसी को लोन दिया, तो इंडिया गिविंग लोन टू अफगानिस्तान इज आउटफ्लो ऑफ मनी, वो डेबिट आइटम है। यूएस से हमने बोरो किया, हमारे पास पैसे आए, इट्स अ क्रेडिट आइटम। बात समझ में आ गई? पक्का? देन वी टॉक अबाउट एक्सटर्नल असिस्टेंस, कोई हेल्प उन्होंने हमको दे दी, वॉर लाइक कंडीशन आ गई, जैसे अभी जब लॉकडाउन लगा था तो हजारों करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक ने हमें हेल्प किया, तो ये होता है एक्सटर्नल असिस्टेंस से पैसा आना। हम किसी गरीब कंट्री को हेल्प करते हैं, लेट अस से श्रीलंका को, एक्सटर्नल असिस्टेंस से पैसा जाना। इतनी बात सबको समझ में आ गई? प्लीज ऐड चिल्ड्रन, 600 plus 600 plus 300 is what? 1500. 400 plus 400 plus 500 is what? 1300. तो moral of the story is this कि टोटल हमारी कंट्री में कितने पैसे आए? 1300. एंड चिल्ड्रन टोटल कितने पैसे गए? 1500. तो 200 रुपए की शॉर्टेज किधर है? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, सॉरी क्रेडिट साइड। 1300 करोड़ आया और 1500 करोड़ गया, तो हमारा बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट इज अनफेवरेबल बाय व्हाट चिल्ड्रन? 200 करोड़। इतनी बात समझ में आ गई? इसको जरा ऐड कर लीजिए चिल्ड्रन, और इसको भी ऐड कर लीजिए, एंड लेट मी नो कि कितना आ रहा है। 3 4 5 600 करोड़ गया और 800 आया। गॉट इट क्लियर? तो हमारा बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट जो है वो फेवरेबल हो गया। कितने से चिल्ड्रन? 200 करोड़ से। यही 200 करोड़ आपको यहां पे नजर आ रहा है। गॉट इट क्लियर? तो ये जो फेवरेबल और अनफेवरेबल था, ये अल्टीमेटली कट पिट के दोनों जगह किधर? यहां कितना आया? 100 200, ये कितना हो गया? अच्छा ये 600 था, ये तो उसको क्यों ऐड कर रहे हैं भाई? गलत मत बताइए आप। चलिए 600, हाँ, तो ये ना फेवरेबल है ना अनफेवरेबल है। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट का 200 अनफेवरेबल था, कैपिटल अकाउंट तो आपका बैलेंस हो गया, जितना आया गया बराबर था। ये जो अनफेवरेबल है, यही आपको कहीं से बोरो करके जुगाड़ करके करना पड़ेगा। ठीक, तो ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन वही होते हैं जो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट की फेवरेबलनेस या अनफेवरेबलनेस को इक्वेट कर देते हैं। तो अगर अनफेवरेबल है दोनों में से कुछ भी, मतलब पैसे गए ज्यादा है और आए कम है, बोरो करके मांग लेंगे कहीं से। और अगर फेवरेबल है, आए ज्यादा और गए कम है, तो वो एक्सेस पैसा हम किसी को दे देंगे। सर मान लीजिए दूसरी कंट्री लेने को तैयार ना हुई, तो दुनिया है, कहीं ना कहीं तो शॉर्टेज और एक्सेस रहेगा ही रहेगा, और अगर तब भी नहीं है तो अपने पास ही रखेंगे पैसा। तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं कि ये 200 रुपए की 200 करोड़ की डेफिसिट थी जो कल को फाइनेंस होगी। तो whensoever we have surplus we lend to somebody, and whensoever we have shortage we borrow from somebody. तो फाइनली इसको इक्वेट करने के लिए ये टेक्स्ट यूज होता है ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस। समझ में आ गया? ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है कि पूरे बैलेंस ऑफ पेमेंट में जिसके अंदर करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट दोनों जुड़ा है, अगर सरप्लस आ गया तो लेंड कर देंगे किसी कंट्री को, और लेंड नहीं भी करेंगे तो उस पैसे को आप दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करके वहां पे बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। तो अभी रिसेंटली जैसे श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ इंडियन गवर्नमेंट ने एमओयू साइन किया, तो भाई सरप्लस पैसे थे तो चलो उनके इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का सोलर पावर प्लांट लगा लेते हैं। वहां से बिजली तो यहाँ तक नहीं आने वाली, बीच में सी पड़ता है,
सर तार से ले आएंगे, हमारे पास कोई इलेक्ट्रिसिटी की कमी थोड़ा है, हम वहां पे बिजनेस करेंगे, पैसा लगाएंगे, हमारे इंडियंस को वहां एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। या सबसे बड़ी सोची समझी चाल क्या है इसके पीछे, कि चाइना काफी सपोर्ट कर रहा था श्रीलंका को, श्रीलंका को समझ में आ गया कि उन्होंने गड्ढे में ढकेल दिया हमको। गॉट इट क्लियर? तो जब इंडिया के साथ एमओयू साइन होंगे तो हमारी एंट्री हो गई वहां पे, हमारे कॉर्डियल रिलेशन उनके साथ बेटर होंगे। जो चाइना उनके सी पोर्ट्स, हार्बर्स और नेवल बेसेस यूज करके, एयरफोर्स बेसेस यूज करके हमें डराता धमकाता है, अब जब हमारे लोग वहां घुस जाएंगे तो वो प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। गॉट इट क्लियर? तो हजारों करोड़ रुपए अगर हम वहां पे लगा भी दें, ठीक है, कोई 1 रुपए की हमें कमाई ना हो, बट सेफ्टी सिक्योरिटी का जो नुकसान हो रहा था वो एटलीस्ट नहीं होगा। जो चाइना से उनकी दोस्ती बढ़ गई थी, जो चाइना ने वहां पे एयरफोर्स के बेस यूज करके अपने एयर फाइटर प्लेन वहां खड़े किए हुए हैं, अब धीरे धीरे वो लौट जाएंगे वापस। इसीलिए इंटरनेशनल रिलेशंस पे ध्यान देना पड़ता है। समझ में आई बात कि नहीं? तो भाई आपके पापा मम्मी भी पड़ोसी के साथ क्यों जान पहचान बनाते हैं? भाई पता हो पड़ोसी कोई अलकायदा से तो नहीं चला आया है, ऐसा तो नहीं कि हमारे घर के बगल में रह रहा है और हमारे ही सीक्रेट्स लीक कर रहा है, जैसे दृश्यम 2 में आपने देखा होगा। गॉट इट क्लियर? तो पड़ोसी के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, बट अपनी थोड़ी भी इंफॉर्मेशन उसको नहीं देनी है, कब वो आपको परेशान करे। अंडरस्टूड? सब लोग समझ गए इस बात को भाई? तो Yes, sir. एक्सटर्नल असिस्टेंट समझ में आ गया? एनी क्वेरी? शुभी वेदिका रिचर नया नव्य एनी क्वेरी? No, sir. No, sir. चलो आगे। तो बस 2 बातें याद रखिएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट में। पहली कि भाई ये पूरा हिसाब किताब रखता है, पहली ही बात अभी चल रही है रोजमर्रा की एक्टिविटीज करंट अकाउंट में और कभी कभी वाले कैपिटल अकाउंट में। पूरे में अगर फेवरेबलनेस आती है, मतलब पैसे आए ज्यादा और गए कम है, तो हम ये पैसा या तो किसी दूसरे देश को लेंड करेंगे या वहां पे अपना बिजनेस सेंटर ओपन कर लेंगे। क्यों ओपन कर लेंगे? रीजन बता दिया आपको, इधर इकोनॉमिक बेनिफिट और पॉलिटिकल एंड सोशल सिक्योरिटी सेफ्टी बेनिफिट। लॉजिक समझ में आया कि नहीं? पक्का? तो अमेरिका ने अगर अफगानिस्तान में इतने साल अपने सो कॉल्ड डिफेंस सिस्टम को इंस्टॉल किया, क्यों इंस्टॉल किया? कि इनसाइट्स मिलते रहे कि उसामा बिन लादेन चाचू क्या क्या काम कर रहे हैं वहां पे। समझ में आई बात? जब उनका खात्मा कर दिया, अपना मतलब निकल गया, जाओ भाड़ में मरो जाके, हमसे क्या मतलब, हम तो अपने मतलब के लिए आए थे। और ये बात उन्होंने तालिबान के साथ बहुत पहले अग्री कर ली होगी कि भाई देखो आप हमारे दुश्मन नहीं हो, हमारी दुश्मनी ओसामा बिन लादेन जी से है, लेट अस मेक दैट गेम ओवर। 15-20 साल की कहानी है, फिर आप वापस आ जाइएगा। तो अमेरिका का अपना मतलब निकल गया। गॉट इट क्लियर? वो वापस चले गए, तालिबान की फिर से वहां एंट्री हो गई और फिर उन्होंने नौटंकी करनी स्टार्ट कर दी। कल को कोई तालिबान वाला फिर अगर यूएस को परेशान करेगा, फिर वो उनको परेशान करेंगे। तो कहने का मतलब कोई किसी दोस्त नहीं है, सिर्फ अपने मतलब के लिए आते हैं, मतलब निकल जाता है तो चले जाते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? तो ये अनसेड अग्रीमेंट्स रहे होंगे अमेरिकन गवर्नमेंट और तालिबान गवर्नमेंट के बीच में कि भाई हमारे यहाँ परेशानी की ओसामा बिन लादेन ने, हम पहले उनको सबक सिखा दें, तब तक आप दूर रहिए, क्योंकि हमारा डिफेंस सिस्टम जब तक अफगानिस्तान में रहेगा वो उनको ढूंढेगा, उनके लोगों को मारेगा। आप निपट जाए तो हमको मत बोलिएगा हमने गलती की, तो यू बेटर स्टे आउट ऑफ दिस इवेंट, लेट अस गेट दैट गेम ओवर, देन वील एग्जिट एंड यू मेक योर एंट्री अगेन। अंडरस्टूड और नॉट? चलिए, तो मूविंग अहेड। सो ये बात सबको समझ में आ गई कैसे बीओपी काम करता है? चलो भाई, तो क्रेडिट साइड डेबिट साइड बता दिया, विजिबल इनविजिबल बता दिया मैंने आपको। देयर आफ्टर कैसे ये सरप्लस और डेफिसिट होता है, फेवरेबल अनफेवरेबल, इट हैज बीन टोल्ड। पैसे आए ज्यादा एक्सपोर्ट की वजह से और इंपोर्ट की वजह से गए कम, फेवरेबल सरप्लस होगा। ओके, गए ज्यादा आए कम, तो ये अनफेवरेबल डेफिसिट हो जाएगा। ओके, चलिए, हाउ इज अ करंट अकाउंट डेफिसिट फाइनेंस? रोजमर्रा की हरकतों से ये पता लगा कि पैसे की शॉर्टेज हो गई, आउटफ्लो ज्यादा हुआ है। किस वजह से ज्यादा हुआ है सर? इंपोर्ट की वजह से। और इनफ्लो कम हुआ है। किस वजह से इनफ्लो कम हुआ है? एक्सपोर्ट की वजह से। तो एक्सपोर्ट्स कम थे और इंपोर्ट्स ज्यादा थे। एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंड? अनफेवरेबलनेस, डेफिशिएंसी हो गई। कैसे इसकी मरम्मत करेंगे? अपना गोल्ड बेच दो या फॉरेनर्स को दे दो। फॉरेन मतलब वर्ल्ड बैंक के थ्रू सेटलमेंट होगा। अगर अपने खजाने में फॉरेन करेंसी है तो उसे दे दो। लॉजिक समझ में आया?
दोनों ही नहीं है सर, ना गोल्ड है सरकार के पास ना करेंसी है। ठीक है, इसकी टोपी उसके सर, एक लोन निपटाने के लिए कहीं दूसरा लोन ले ले। पाकिस्तान यही कर रहा है आजकल, श्रीलंका का भी यही हाल हो चुका था, जिम्बाब्वे का भी यही हाल हो चुका है। ऐसे थोड़ा इंडिया का इतना डंका बज रहा है आजकल पूरी दुनिया में। मोबिलाइज फॉरेन एक्सचेंज, मैंने आपको एक वीडियो भेजा था ग्रुप में अगर याद हो, द प्री प्लान्ड स्कैम ऑफ 1992, जो हर्षद मेहता जी के बारे में मैंने आपको वीडियो भेजा था ना, कि उनको बुलाया पीवी नरसिम्हा राव जी ने और बोला कि आप ऐसा ऐसा बोल देंगे, लोग आपको बहुत बिलीव करते हैं तो वो मानेंगे। मैं ही अगर बोल दूं कि भाई इस बार पेपर बहुत आसान आने वाला है और 80 मार्क्स का पेपर नहीं होगा, पेपर 20 मार्क्स का होगा, रिजल्ट को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और पूरे के पूरे 20 मार्क्स का एमसीक्यू नहीं पूछा जाएगा, 1 मार्क के 20 शॉर्ट आंसर पूछे जाएंगे और साथ में ओटीबीए सिस्टम होगा, ओपन टेक्स्ट बुक एग्जामिनेशन। 90% बच्चा ना कल से पढ़ाई छोड़ देगा, 90% बच्चा कल से पढ़ाई छोड़ देगा। मैं मतलब टीचर्स कम्युनिटी। लॉजिक समझ में आ गया? तो भाई क्यों ऐसी बकवास करेंगे हम लोग आपको फेल कराने के लिए? हम तो हमेशा यही बोलते हैं पेपर बहुत स्टैंडर्ड का आता है, बहुत टफ होता है, ताकि आप बहुत ज्यादा पढ़ के जाओ, आसान आ जाए तो इट इज गुड फॉर यू। तो जब हम यहाँ पे फॉरेन कंट्रीज के इन्वेस्टर्स को बुलाएंगे, क्यों ये यूपी में इन्वेस्टर समिट अभी 11-12 फरवरी को किया जा रहा है, अभी गुजरात में सॉरी ये एमपी में हो रहा है, मध्य प्रदेश में, गॉट इट, क्योंकि इंडिया G20 को लीड कर रहा है। तो कैसे लीड करेगा? बाहर से पैसा यहां मंगवाओ। गुजरात में हर साल समिट होता है, पंजाब गवर्नमेंट भी कर रही है, कर सब रहे हैं, ये 3 थोड़ा ज्यादा कर रहे हैं। गुजरात में तो एवरी ईयर दे डू इट, तो बाहर से लोग आते हैं, फैक्ट्री सेटअप करते हैं, बिजनेस यहाँ पे चलाते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेबर सस्ती है। तो जब बाहर से पैसा इंडिया में आएगा तो ये इनफ्लो इतना ज्यादा हो जाएगा दैट दिस शॉर्टेज वुड बी कवर्ड अप। लॉजिक समझ में आया? चलो कैसे शॉर्टेज को सही करेंगे? तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि आपकी जेब में 100 रुपए थे, आपने 250 रुपए का सामान खरीद लिया, तो 150 रुपए आपको देने हैं ना, तो क्या करो, गोल्ड बेच दो, या घर में जो गुल्लक में पैसे रखे हैं वो दे दो, या पड़ोसी से बोरो कर लो, या अपने घर पे छत पे एक बढ़िया सा कैफेटेरिया बना दो, लोग आएंगे कॉफी पिएंगे, आप 5 की कॉफी 50 में बेचिए, 3 लोग को 4 लोग को कॉफी बेच के अपनी उधारी चुका दीजिए। वही काम किया जा रहा है। कैपिटल अकाउंट, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, एफडीआई को 2 पार्ट्स में हमने तोड़ा। पैसा लगाया बाहर वालों ने हमारे यहाँ, हमने बाहर वालों के यहाँ। ध्यान दीजिएगा, बाढ़ में गया बिजनेस, वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन द इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम, दैट्स इट। बट हम आपके साथ बिजनेस करेंगे, तो इसको क्या बोलते हैं चिल्ड्रन? वेंचर कैपिटल। वल्चर ना बोल दीजिएगा, वेंचर कैपिटल। तो ये इकोनॉमिक्स में यूज किया जाता है। अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करो तो एफडीआई के 2 रूप होते हैं, वन इज वेंचर कैपिटल एंड अदर इज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। बट एज ऑफ नाउ देयर इज नथिंग कॉल्ड एज दिस चिल्ड्रन। वेंचर कैपिटल और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट दोनों को मिला के बना दिया गया है एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एफडीआई जैसा अब कोई शब्द ही नहीं है हिंदुस्तान में, ओके। बट ये सिलेबस तो दादाजी के जमाने का हेरिटेज, वही पढ़ाया जा रहा है, बकवास। दूसरे देश से बोरो कर लीजिए, उनके पास कमी है तो वो हमसे बोरो कर लेंगे, और जब हेल्प की जाती है, सुनामी आ गया, बड़ी समस्या आ गई, तो भाई इंडिया वालों ने जापान की मदद कर दी थोड़ी सी। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? चलिए, एरर्स एंड ओमिशंस क्या होता है? मेनी अ टाइम इट हैपेंस चिल्ड्रन कि रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन की गड़बड़ हो जाती है। आई रिपीट, रिकॉर्डिंग गड़बड़ हो जाती है, तो उसकी वजह से भी गड़बड़ियां हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं, चिल्ड्रन आपने सोमालिया का नाम सुना है? अफ्रीकन कंट्री है। यहाँ पे जो यंगस्टर्स होते हैं ना, आपकी उम्र के लोग, पता है क्या काम करते हैं? किडनैपिंग, स्मगलिंग। और इनका काम क्या है सबसे ज्यादा? जो मर्चेंट नेवी वाले शिप्स जाते हैं ना सामान लाद के इधर उधर, ये उनमें किडनैप कर लेते हैं किस तरह से लोगों को। अब आप कहेंगे सर आप कैसे पता? अभी मेरा एक दूर का रिश्तेदार है, वो दूर का नहीं है, मतलब दूर हो गया, वैसे पास था, तो वो मर्चेंट नेवी में था, तो उनका शिप था हेरोइक एडन करके, काफी ट्विटर पे छाया हुआ था। तो उनका क्या कहते हैं, पूरा काम ये होता है, वो कंट्री से फ्यूल भर के क्रूड ऑयल लेकर दूसरी कंट्रीज को सप्लाई करते हैं। तो उनके पास लाइसेंस की परमिशन नहीं थी, उनके ओनर ने बोला कि हमारी बात हो चुकी है, आप जाओ। एक कोई कंट्री थी इक्वेटोरियल गिनिया, यस,
इक्वेटोरियल गिनिया से ऑयल लाद के ले आओ। तो दे सेड कि वी डू नॉट हैव पेपर्स। तो दे सेड पेपर्स आ जाएंगे कुछ दिन में, क्या कुछ आवर्स में, आप जाइए शिप लेके, तब तक पेपर आएगा। तो वो लोग शिप लेके गए नाइजीरियन वाटर्स के थ्रू नियर इक्वेटोरियल गिनिया, और उनका पेपर्स अभी आपके आए नहीं, यू प्लीज स्टे बैक। उनको और पीछे कर दिया गया समुद्र में ही। तब तक नाइजीरियन नेवी ने पकड़ लिया उनको। तो पता लगा कि भाई नाइजीरियन नेवी में क्यों पकड़ा है, क्योंकि उनके इलेक्शन होने वाला है। और अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाता तो जो रूलिंग पार्टी थी, बोला जाता बड़ी कमजोर है, डर गई हिंदुस्तान से, तो इसलिए अब उनको पकड़ के रखा गया है। इलेक्शन में उनको यूज किया जा रहा है कि देखो हम कितने स्ट्रांग हैं, बाहर से आए थे, हमने पकड़ के रख लिया है, व्हाट इट क्लियर, और हम कितने अच्छा कंट्री चला सकते हैं, कितनी अच्छी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हमारे यहाँ। जैसे अपने अभिनंदन भाई को छुड़ा के ले आए कि नहीं ले आए, भाई हमारा ही दम खमतान छुड़ा के ले आए, कोई दूसरी कंट्री होती तो पकड़ लिए गए होते, और सारा हम लीपापोती करते अपने पॉलिटिकल सिस्टम में कि हम डोमिनेट ही नहीं कर पा रहे, अपने आदमी को छुड़ा के ला नहीं पा रहे हैं। ओके, खैर, तो ये सब जो चीजें कभी कभी रिकॉर्ड हो जाती हैं। तो वहां पे सोमालिया वगैरह में उनकी इकोनॉमी तो एकदम बेकार है, कुछ है तो नहीं खास। तो इस तरह से किडनैपिंग, रैंसम, ये सब वहां बहुत चलता है। तो वही उसके घर वाले बेचारे परेशान हो रहे थे कि ले गए हैं कीनिया, कहीं किडनैप ना कर लें, ये सब ना हो जाए। तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा परेशान मत होइए, इट्स द लीगल सिस्टम। वो इसी ले गए, उनके इलेक्शन है। मैंने थोड़ी स्टडी की, यूट्यूब पे, गूगल पे ब्लॉग देखा, तो मेरे को पता लगा। तो उनकी कंट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, ऑफिशियल, तो उन्होंने यही बात बोली कि इन्होंने कुछ इलीगल नहीं किया है, दे वर जस्ट पासिंग बाय, और इन्होंने सिर्फ एक गलती की है। मर्चेंट नेवी में होता क्या है कि जब आप शिप आपका इंटरनेशनल वाटर्स में होता है, तो जिस टेरिटरी के थ्रू आप गुजर रहे होते हो उसका फ्लैग आपको लगाना पड़ता है। इन जाहिलों ने फ्लैग नहीं लगाया था। क्रू मेंबर्स में 26 लोग थे, जिसमें 16 इंडियंस थे। अब हिंदुस्तानी आदमी तो जानते ही अपने आप को चुलबुल पांडे समझता है, अरे ठीक है देख लेंगे, हो जाएगा। तो कीनियाई गवर्नमेंट यही कह रही है, दे डिडंट डू एनीथिंग इलीगल, बट ड्यू टू सम ऑफिशियल इलेक्शन प्रोसेस एंड ऑल दैट गोइंग ऑन, सो पब्लिक एजिटेशन से बचने के लिए अभी इनके ऊपर ट्रायल चलाएंगे। तो एक ट्रायल उनका कल हुआ है, परसों, लेट्स सी क्या एफर्ट आया है। अगली डेट उनको शायद मार्च की ना मिल जाए कहीं। खैर, हम उन सब बातों में बकवास नहीं कर रहे हैं। तो ये बात समझ में आ गई चिल्ड्रन? दीज आर एरर्स एंड ओमिशन, ऐसे ट्रांजैक्शन जो गलत रिकॉर्ड हो गए। तो हमने उस शिप को डिटेन तो कर लिया है। अब कहने का मतलब, अगर हम उनको डिटेन कर लेते हैं, सजा हो जाती है, तो शिप हमारा हो गया। हम उस शिप को बेच लेंगे तो इनफ्लो हो जाएगा, इनफ्लो फॉरेन एक्सचेंज होगा। बट अभी वो सो कॉल्ड एरर्स एंड ओमिशंस की कैटेगरी में चल रहा है, कंटिंजेंट लायबिलिटी जैसे होती है। समझ गए? ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन, ये वही चीज है, जब हमारे यहाँ शॉर्टेज होती है तो हम उधार ले लेते हैं, एक्सेस होगा तो या तो हम किसी को उधार दे देंगे, और अगर कोई उधार लेने को तैयार नहीं है तो बहला कर, फुसला कर, समझा कर अपना बिजनेस वहां सेटअप करेंगे धीरे धीरे। अंडरस्टूड? चलिए, तो ये बातें तो सबको क्लियर हो गई, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। दीज आर क्वेश्चन आंसर्स, ये आप कर ही लेंगे। करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के मैंने आपको जिक्र कर दिया है। रेकरिंग ट्रांजैक्शंस अपीयर इन करंट अकाउंट, खोपड़े में बात गई। एंड चिल्ड्रन, नॉन रेकरिंग वंस कैपिटल अकाउंट में जाते हैं। समझ में आ गया? पक्का? कंफर्म? नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बच्चे गलत लिखते हैं। कैपिटल अकाउंट में भी चिल्ड्रन इनफ्लो होता है एज वेल एज आउटफ्लो होता है। इनफ्लो का मतलब पैसा आना, और आउटफ्लो का मतलब पैसा, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जब आप एसेट खरीदेंगे, व्हाट वुड हैपन? परचेज। और लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे, व्हाट वुड हैपन? आउटफ्लो। समझ में आ गया? और जब बच्चों आप अपनी एसेट को सेल करेंगे तो क्या होगा? इनफ्लो। और लोन बोरो करेंगे तो भी क्या होगा? इनफ्लो। इतनी बात समझ में आ गई? पक्का? तो कहने का मतलब, एसेट बढ़े, आई रिपीट, एसेट बढ़े या लायबिलिटी घटे, लॉजिक समझ में आ गया? हमने उसमें पढ़ा था ना गवर्नमेंट बजट वाले चैप्टर में, रेवेन्यू ट्रांजैक्शन, नॉन रेवेन्यू, वही है, यहाँ पे भी वही है। एसेट खरीदोगे तो आएगी और बेचोगे तो जाएगी। लोन लोगे तो पैसा आएगा और वापस करोगे तो जाएगा। तो कोई भी ऐसे सेट ऑफ ट्रांजैक्शंस बच्चों जिनकी वजह से, आई रिपीट चिल्ड्रन, ऐसे सेट ऑफ ट्रांजैक्शंस जिनकी वजह से पैसा आए, एसेट बिके या लायबिलिटी बढ़े, लॉजिक समझ में आ गया? ये जाते हैं कैपिटल अकाउंट में। एसेट बढ़े, लायबिलिटी घटे और पैसा जाए, ये भी कहां आएगा? पैसा आए या पैसा जाए बट एसेट लायबिलिटी में कोई चेंज ना हो,
तो इट इज करंट अकाउंट. रिपेयर्स टू मशीनरी करंट अकाउंट में है, मशीनरी बॉट कैपिटल अकाउंट में. इंटरेस्ट ऑन लोन पेड करंट अकाउंट में है, बट लोन टेकन कैपिटल अकाउंट में. इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स डन इन द Amazon शेयर्स करंट अकाउंट में, बट Amazon का शेयर खरीदना इज कैपिटल अकाउंट. जेफ बीजोस ने, टिम कुक ने और क्या कहते हैं वो कौन थे भाई, हाँ व्लादिमीर पुतिन, इन लोगों ने रिलायंस का शेयर खरीदा, कैपिटल अकाउंट. रिलायंस इनको डिविडेंड देगा, इट इज करंट अकाउंट. समझे बात को? चलिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट पीपल नो. बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ विजिबल आइटम वाला सेक्शन आता है और बैलेंस ऑफ पेमेंट में पूरा आता है. तो यू कैन से भाई ब्राइड की पूरी ड्रेस वेडिंग वाली और माथे की बिंदिया, समझ में आ गया. लड़के का जो मोजा होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, और उसका 3 पीस सूट, जूता, चप्पल, सब कुछ बैलेंस ऑफ पेमेंट. क्लियर? कार में ऑडियो सिस्टम में बज रहा गाना, बैलेंस ऑफ ट्रेड, और पूरी कार बैलेंस ऑफ पेमेंट. अंडरस्टूड दिस? खाने में नमक और पूरी थाली. चलिए, अंडरस्टूड? चलिए, ये तो न्यूमेरिकल्स हैं भाई. एक्सपोर्ट ज्यादा, इंपोर्ट ज्यादा, ये तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. अगली क्लास में चिल्ड्रन हम डेफिसिट की बात करेंगे. और डेफिसिट 3 तरीके का होता है, सबको पता है. प्राइमरी डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट और रेवेन्यू. सबसे आसान रेवेन्यू होता है. प्राइमरी और फिजिकल में नानी याद आ जाती है. तो आपको नानी माँ नहीं याद आएंगी, परेशान मत होइएगा. दिस विल बी डूइंग द डेफिसिट पार्ट इन नेक्स्ट क्लास. समझ में आ गया? Yes, sir. To anybody, children? No queries?